धाकड़ खबर, बेखौफजुमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर, और इसके अलावा बहुत सारी दिलचस्प विशेष खबरों से आपको रूबरू कराने का करते हैं प्रयास, फिर चाहे वो यहाँ की हो या दुनिया में किसी भी इलाके की हो। और इन तमाम मुद्दों पर आसानी से इसलिए बुलेटिन में आपके सामने रख पाता हूं क्योंकि हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, लेकिन जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। ये आप लोग पिछले 2 साल से मुसलसल देख भी रहे हैं, इसलिए आपको इस बुलेटिन का इंतजार भी रहता है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। और पहले ही माफी चाहता हूं कि आपकी तबीयत नासाज है, फिर भी मैं आपको तकलीफ पहुंचा रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं। मैं काफी देर तक बाहर अपने लॉन में बैठा था। यहाँ पे मेरा लॉन नहीं, मतलब सोसाइटी का जो पार्क होता है उसमें धूप अच्छा खिला हुआ। हालांकि एक्यूआई पता नहीं कितना, मैंने जानने की कोशिश ही ना की। और सुधार है मेरे तबीयत में जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जल्दी से आप स्वस्थ हो जाएं, फिर से हम रोजाना इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की। संजय सिंह राज्यसभा में बोल रहे थे, कह रहे थे हमने साइकिल चोर सुना, हमने भैंस चोर सुना, हमने ये चोर सुना, लेकिन वोट चोर नहीं सुना। तो आज हम डोनर की बात करेंगे, दानवीर की। आप लोगों ने ब्लड डोनेट करने वाला सुना होगा, आपने धन दान करने वाला सुना होगा, जमीन देने वाला सुना होगा, लेकिन अब जमाना स्पर्म डोनर का है। और स्पर्म डोनर भी ऐसा जो दूसरों में कैंसर फैला रहा है। क्या पूरी कहानी है सर डेनमार्क के स्पर्म डोनर की? स्पर्म डोनर पर हमारे यहाँ भी हिंदी में एक फिल्म बना था, मुझे नाम नहीं याद है। फिल्म जी। मैंने कुछ हद तक देखा, पूरा नहीं देखा है। और ये चल रहा है, मतलब कि यदि खासकर विदेशों में जाएं जहां लड़कियां शादी नहीं करती हैं या किसी कारणवश अपने पति से नहीं हो रहा, तो एक अनजान स्पर्म डोनर से या जैसे भी ये सब चीज किए जा सकती है। जो डोनर था वह जानबूझ के ऐसा नहीं किया, उसके स्पर्म में ऐसा जीन्स था जिससे कि कैंसर फैल सकता है। और यह जो लेबोरेटरी में टेस्ट होता है इसके पहले कि ट्रांसफर करें महिला में, जो इसकी टारगेट है उसके ऊपर, यह नहीं हो सका या नहीं पकड़ाया जा सका, जो भी होगा। और जिसके कारण कि 100-200 लोगों में, बच्चों में कैंसर हुआ। और कुछ मरे भी, मैक्सिमम डेनमार्क में, आसपास के कई देशों में भी दे रखा है। और उसके अब डोनेशन पर बैन कर दिया गया है। तो यह मेडिकल साइंस की फेलियर है और कुछ नहीं है जी। चलिए इस खबर को फिर यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। और कुछ पर्दे के पीछे से आवाजें आ रही हैं, कुछ तो गड़बड़ है बाबा, कुछ तो गोलमाल है बाबा। क्यों? क्योंकि कुछ चीजों पर आपकी नजर डलवा देते हैं। जैसे अमेजोन के साथ एक डील की गई है, जैसे गूगल के साथ एक डील की गई है, माइक्रोसॉफ्ट के पास भी साथ भी एक डील की गई, और तमाम डील नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद भारत में इन्वेस्टमेंट के नाम पर की गई। और कहा गया है कि साहब नौकरियां मिलेंगी। क्या ये ट्रम्प से डील होने से पहले की डील है सर? ट्रम्प के आने के बाद से इस पर रोक था कि ये लोग वैसे देशों में अपना ना पैसे लगाए जो कि हमारे यहाँ ही लूट रहे हैं। भारत उसमें से एक था। इसके बावजूद कि उस समय ट्रम्प के माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी थे, लेकिन इसके बावजूद भी कुल मिला के 65-67 बिलियन डॉलर का यह इन्वेस्टमेंट था। और 16-17-18 लाख लोगों को नौकरी मिलने वाली थी। तो कोई गड़बड़ है कि नहीं, ये बात अलग है। देखिए, आज का अधिकांश जो है, जो इन्वेस्टमेंट होता है, पहले मान लीजिए कि उदाहरण के लिए लेते हैं कि 1,000 रुपया का यदि इन्वेस्टमेंट हुआ, आपने करघा बनाया या जो भी एक मशीन बनाया और 10 लोगों को नौकरी दी, तो अब मान लीजिए 1,000 से 10,000 देते तो 10 गुना 100 लोगों को होना चाहिए। लेकिन अब वो केवल 50 लोगों को लगता है। यानी पूंजी का जितना संघनन हो रहा है, वह जितना सॉलिडिफाई हो रहा है, मशीन जितना डेवलप कर रहा है, उसमें जितना खर्च हो रहा है, उसके अनुपात में नौकरी नहीं पैदा हो रहा है। और यह तो खैर मतलब पूंजीवादी प्रक्रिया, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। नंबर टू, ये लोग कहाँ गायब हो गए, क्या नहीं कर रहे हैं, कहना मुश्किल है। भारत में जहां तक नौकरी की बात है, अमेरिका खुद ही मतलब रगड़ रहा है, घसीट घसीट के चल रहा है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। भारत में तो जो पकौड़े बना रहे हैं, जो सड़क के किनारे दूसरों के जूते सिल रहे हैं, फटे हुए जूते, उनको भी हम मानते हैं कि नौकरी मिल चुका है। लेकिन नौकरी का मतलब यह नहीं होता है, नौकरी यानी रोजगार का मतलब होता है
कि महीने के अंत में आपको वेतन दिया जाता है, हर शनि रविवार को या कम से कम रविवार को छुट्टी दिया जाता है। बीमार पड़ते हैं तो उसके इलाज के लिए आपको पैसे या उपाय कराए जाते हैं, साथ साथ उस दिन छुट्टी मानी जाती है। बच्चों के पढ़ने के लिए पैसे दी जाती है, और ये सब व्यवस्थाएं होती है, प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ वगैरह वगैरह होती है। लेबर लॉ होता अभी का जो है, तो कॉर्पोरेट लॉ हो गया, हमने इसकी चर्चा की है। तो अब नौकरियां शून्य की तरफ बढ़ रही हैं जी। पर मैं फिर अपने सवाल पे बने रहना चाहता हूँ। ट्रंप ने जो है भारत के खिलाफ पूरा एक आंदोलन सा छेड़ रखा है। अभी हाल फिलहाल में चावल को लेकर भी दुनिया भर की बकवास की। ऐसे में ये अमेरिका की आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। कुछ तो गड़बड़ झाला है ना सर। या तो मामला पैचअप हो चुका है, जल्द ही नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात होने वाली है, समझौता करीब पहुंच गया है, उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है। ये कहना सोचना क्या गलत होगा? इस गड़बड़ झाले के बावजूद मैं आपको याद दिलाऊं कि डिफेंस पैक्ट में बिलियंस एंड बिलियंस वर्थ के हम सामान अमेरिका से खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं खरीद रहे हैं। हम रशिया का जो है वो बेस है हमारे एयरफोर्स आर्मी नेवी का, वह तो कंटिन्यू कर रहा है। और चूंकि रशिया जो देता है उसके साथ टर्म्स कंडीशन कम होते हैं, और वह केवल अपने सामान ही नहीं बेचता है बल्कि यह भी बताता है टेक्नोलॉजी कि आप कैसे उसको रिप्रोड्यूस कर सके भारत में। यह अमेरिका फ्रांस से नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद है, बेसिक्स ऐसा नहीं है कि खत्म हुआ है इस 50% टैरिफ के बाद भी। अब ये लोग लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से यह अंदर की जानकारी होगी कि भाई उनके लगे तो कहाँ लगे, और हाई टेक्नोलॉजी खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लगा रहे हैं, जिसमें भारत भी चाहेगा कि एआई में आए। वास्तव में हम भारत के दृष्टिकोण से देखें तो एआई में हम बहुत पिछड़े हुए। इनफैक्ट हम पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ खास हमारे व्यक्तिगत लोगों को छोड़ दे, जो काफी पढ़े लिखे उनको छोड़ दे, तो जो शुरुआती दौर में चल रहा था पिछले 10 वर्षों में, उसमें एक तरह से ब्रेक लग गया, स्पीड ब्रेकर लग गया है। कुछ कुछ एक दो मुद्दों पे हम भले ही आगे बढ़ रहे हो, लेकिन बाकी सब में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो रिसर्च वर्क होता है वो हमारे यहाँ काफी शिथिल पड़ गया है। इसलिए एक तरह से मैं पूरी तरह से नहीं कर रहा हूं कि इस एआई का जो आ रहा है इस आधार पे वेलकम है कि उसकी टेक्नोलॉजी हमें बताया जाए जी। इसी सवाल पर बने रहते हुए मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि ट्रंप ने जो गोल्ड वीजा कार्ड है उसका ऐलान कर दिया है। 9 करोड़ रुपए दो और अमेरिका की नागरिकता लो, वरना 5 साल का आपका सोशल मीडिया अकाउंट खंगाला जाएगा आपको वीजा देने से पहले, और 85,000 आवेदन रद्द भी कर दिए जाएंगे। लेकिन जब पैसा दिया जाएगा, यानी कि सोने का चमचा जब दे दिया जाएगा, तो फिर कोई सवाल नहीं किया जाएगा। है तो देखिए, हमारे भारत में जो चीजें की जा रही है, एनआरसी सीए वगैरह, अभी एसआईआर जो किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के थ्रू करवाया जा रहा है, और बहुत सारे वाहियात तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, हमारी अपने लोग जो बाकी सब मजदूर हैं उनकी नौकरी खत्म की जा रही है। लेकिन यहाँ के मिडिल क्लास जब इससे बड़ी खुश होते हैं कि नहीं नहीं भारत देश के लिए तो विकास हो रहा है, जब वहां होता है तो कूदना शुरू करते हैं। बल्कि आपने कितने 90 करोड़ की बात की ना। 9 करोड़ रुपए 1 लाख, देना पड़ेगा सर, पहले 88 लाख रुपया देना पड़ रहा था। हाँ 9 करोड़। अब जो है उस 9 करोड़ में यदि कॉर्पोरेट से आता है तो डबल है, यानी 18 करोड़। तो वह जो है इस तरह की लूट, एक वहां के सीनेटर ने कहा, नाम भूल रहा हूं अभी, कि पहला उनका लक्ष्य है, वो चाहेंगे कि जितने भी पैलेस्टीनियन उनको खत्म कर दिया जाए, और कहते हैं कि मुझे इसमें कोई शर्म रैंडी नहीं है। रैंडी सैंडर्स उनका नाम है शायद, ऐसा कुछ करके। जी जी, कुछ ऐसा ही हम्म। नाम है। और कहते हैं कि मुझे इसमें कोई शर्म और हया की बात नहीं है कि लोग मुझे कहें कि मैं इस्लामोफोबिक हूं, क्योंकि कानून हम्म। उनको अलाउ करता हूं वहां पे। नहीं भी है तो उनकी सत्ता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे भी हो ये निकेन प्रकारेण लूटना है और करना है। और यह स्थिति जब वहां की अमेरिका की बनती है तो केवल भारत के लिए नहीं, वह पूरे विश्व के अन्य देशों के लिए, वैसे देशों के लिए जैसे भारत पाकिस्तान बांग्लादेश, सबके लिए हम्म। यह हमारे उच्च कुलीन तथा कथित रूप से या उच्च वर्ग के लोगों के लिए भले ही बड़ा कष्ट ना हो, लेकिन हमारे जैसे सामान्य लोगों के लिए, जो 5 वर्ष का आपने सोशल मीडिया कहा, तो आप यानी मिस्टर रईस अकरम खान यदि अमेरिका जाना चाहे तो भूल जाइए, और मैं भी नहीं जा पाऊंगा दोबारा वहां पे सही जी। बात है सर, क्योंकि वो खंगाल के ये देखेंगे कि हमारे खिलाफ कुछ बोला है कि नहीं। बांग्लादेश की हालत ये हो चुकी है कि वहां पे लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल पा रही है। वित्त मंत्री, ये वित्त सलाहकार जो है, उसको लोग वहां बंधक बना रहे हैं, और डॉक्टर यूनुस जैसे अवार्ड पाने वाले व्यक्ति वहां की सत्ता संभाल रहे हैं। तो चापलूसी में जब आप लगेंगे तो खुद को ही नहीं पूरे देश को बर्बाद कर डालेंगे। लेकिन कुछ और सीन है, उन पे और गौर करने की जरूरत है। नेतन्याहू अमेरिका जाने वाले, उससे पहले फोन पर उन्होंने नरेंद्र मोदी से बात की। ये क्या संयोग है?
नहीं, संयोग तो नहीं है। कुछ संदेश इनका, कुछ मैसेज इनका लेके जा रहे हैं, जैसे कबूतर जाता था पुराने जमाने में। अभी नेतान्याहू जा रहे हैं कि भाई कैसे तुम अमेरिका से संबंध जितना जल्दी हो सके ठीक करो। जहां तक अरेस्ट वारंट है, ये सब जो हंगामा हो रहा है हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर का, नेशनल एनएसए का, या हमारे अदानी का, वह सब तो मतलब दिखावे की बात है। वह तो 1 घंटे के अंदर हटा दिया जाएगा। मुख्य मुद्दा है कि ट्रंप कह रहा है कि भाई आप इतना मुनाफे कमा रहे हो अपने भारतीय जनता से, भारतीय जो भी हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज उनसे, उसका एक हिस्सा हमें चाहिए। और ये खुलेआम गुंडागर्दी है, इसमें कोई मतलब शर्माने की बात नहीं है। वेनेजुएला का जहाज जा रहा है, उसको जबरदस्ती लूट लिया। पुराने जमाने से डाकू लूटते थे, और बड़ी शान से कह रहे हैं कि हमने उसको पकड़ लिया है, बेच के उसका सारा पैसा ये कमा लेंगे। तो यह अभी की जो समय है, यह पूंजीपति वर्ग के लिए सबसे बेहतरीन समय है, जिनमें उनकी स्वतंत्रता, समानता और अधिकार का जो राइट्स है उसको पूरी तरह से बरकरार किया जा रहा है। और हम इसको पलटना चाह रहे हैं ताकि हमारी स्वतंत्रता, हमारी डेमोक्रेसी है उन 5% लोगों के खिलाफ। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो 5% तो ऐसा मजा काट रहे हैं कि इटली का विदेश मंत्री यहाँ आकर हमारे यहाँ दौरे पे घूमने आया भारत के, और खाना परोस रहा है और उसमें भी अपनी तारीफ दिखा रहा है। खैर क्या करें, अगली खबर का जिक्र कर लेते हैं। यूएनएससी में अफगानिस्तान के लिए कहूं या तालिबान के लिए कहूं, भारत ने जमकर सुनाई है पाकिस्तान को। सर आप कैसे देखते हैं, इतना डिफेंड करने की क्या जरूरत पड़ गई अफगानिस्तान या तालिबान को? डिफेंड हो ना हो, अफगानिस्तान को तो दिखाना है कि हम तुम्हारे मित्र हैं, और दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, वह आधार बनता है अंतर्राष्ट्रीय जगत में। हम कोई समाजवादी देश नहीं है, और ना ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान कहीं से समाजवादी देश है, दूर दराज तक नहीं है। उस हालत में अफगानिस्तान को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। और उसके ऊपर जो पाकिस्तान ने हवाई हमले किए, कई लोगों को मार दिए, सब कर रहा है। हालांकि हम लोग यह नहीं कर रहे हैं कि अफगानिस्तान से जो टीटीपी वगैरह आ रहे हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान में वही काम कांड कर रहे हैं। और हम खुद अपने देश में लोगों का जो भी मानवीय अधिकार है, मानवीय तौर तरीका है जीने का, उसके सारा का सारा ह्यूमन राइट्स को हमने नेस्तनाबूद कर दिया है। इसको हम नहीं देखते। सबसे बढ़िया अपना डिफेंस है कि दूसरे पर उंगल उठाओ, और वही कर रहे हैं। वैसे भारत देश के लिए जहां तक बात है, तो अफगानिस्तान को तोड़ना और पाकिस्तान के खिलाफ करना एक सफल, मैंने पहले भी कह चुका हूं कि सफल विदेश नीति है, भले ही वो बांग्लादेश और अन्य देशों में विफल हो गया हो। जी। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। संसद को भी ऐसे बना के रख दिया है आज, जैसे महिलाएं नहीं होती पड़ोस की लड़ रही हूँ वो छोटे इलाकों में, और पूरे खानदान तक का इतिहास निकालते हैं। मैं तेरी सास के बारे में जानती हूँ, मैं तेरी माँ के बारे में जानती हूँ, तुम लोगों का इतिहास ही रहा। ये बना के इन्होंने रख दिया है, बहस नहीं करते हैं वहां पर। अब चलते हैं अगली खबरों की तरफ। क्या विपक्षी नेता जो इस तरीके से निशाने पर लिए जा रहे हैं दुनिया भर में, उनको सबको एक समान करके देखा जा सकता है? दो वाक्य मैं आपके सामने रख रहा हूं। ब्राजील की संसद के निचले सदन ने एक प्रस्ताव पास किया जिसके मुताबिक बोल्सोनारो की सजा कम हो सकती है। बड़ी अच्छी बात है साहब। दूसरा, पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, वो जेल में बंद है, उनकी बहनों तक उनसे नहीं मिलने दिया जाता। पंजाब राज्य की विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया गया कि साहब इनकी पार्टी को ही खत्म कर दो। कैसे देखते हैं इन दोनों घटनाओं को? जहां तक बोल्सोनारो की बात है, अमेरिका का दबाव बहुत ज्यादा है ब्राजील के ऊपर, उसके राष्ट्रपति के ऊपर। चूंकि ये लोग समाजवादी देश नहीं है, प्रो पीपल जरूर है, और एंटी इम्पेरियलिस्ट भी कुछ हद तक हैं। तो बोल्सोनारो के बेटे ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और संभव है कि अगले वर्ष लड़े, मतलब जब भी अगला चुनाव होता है राष्ट्रपति पद के लिए। और इसको भारी मात्रा में वोट मिल सकता है, सहानुभूति जो कहते हैं ना, लहर जो होती है उसके चक्कर में। और इसलिए ये लोग जो है पूरी की पूरी तरह से इस पर आ गए हैं कि इसकी सजा को कम किए कर दिया जाए। जहां तक मुझे याद है 27 वर्ष यानी इनकी जिंदगी निकलने वाली है उसमें। और अमेरिका का भी दबाव है, कुछ अंडरहैंड लेन देन भी होगा। हालांकि ये जो प्रस्ताव आया है, अभी वोटिंग होना बाकी है। इस पर विपक्ष, उन्हीं के जो मतलब सत्ता के जो विपक्ष में है, लेफ्टिस्ट है, ये काफी शोर मचा रहे हैं कि हम ऐसा क्यों झुक रहे हैं। तो भाई जब तक तुम्हारी निजी पूंजी है, उसी के आधार पर उसकी सत्ता बनाए रखने के लिए तुम्हारा सत्ता काम कर रही है, तो कैसे नहीं झुकेगी वह। और दूसरा, वैसे ब्राजील कोई छोटा देश नहीं है। जहां तक इमरान खान की है, इन बेचारे का बुरा हाल है जो भी है। आ, आपने सही कहा कि प्रस्ताव पारित हो गया। इनकी पूरी कोशिश है कि विपक्ष को खत्म किया जाए। नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने नारा जरूर दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत। हालांकि कांग्रेस तब से कुछ ना कुछ बढ़ रही है, क्योंकि जितना उसको छूट दिया गया उसके हिसाब से वो आगे बढ़ रही है।
तो मुख्य रूप से देखें, आपको याद होगा कि जब बीजेपी शुरू में सत्ता में आई थी 2014 में, तो बीजेपी ने जब कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ काम करना शुरू किया, तो बीजेपी ने कहा कि यह तो हमारी एक कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि यह तो हमारी एक तरह की मतलब तौर तरीका था, प्रचलन था, ऐतिहासिक प्रचलन है कि हम विपक्ष के नेता और विपक्ष को हम बदला नहीं लेते, हम उनको भी बराबर का अधिकार देते हैं, जबरदस्ती उनको फंसाने की कोशिश नहीं करते। इसका आधार बनता है कि दोनों जो है एक ही पूंजीपति वर्ग के दो चेहरे हैं, और उसी को तुम लड़ रहे हो। लेकिन अभी हाल फिलहाल में चूंकि जनता का प्रतिरोध खत्म हो गया है, इसलिए आपस में सब लड़ रहे हैं। जिस दिन जनता उठ खड़ी होगी, ये हाथ में हाथ मिलाकर एक दूसरे के साथ जो है गलबहियां करते नजर आएंगे। जी। मैं आपको एक एग्जांपल देकर पूछना चाहता हूं सर, क्या आपको लगता है कि जनता बची भी है? लखनऊ से मैं रोडवेज बस में सवार हुआ दिल्ली आने के लिए, आनंद विहार के लिए। उस बस को सुबह 7:30 बजे आनंद विहार पहुंचाना चाहिए था, वो 10:30 बजे आई। मैंने मुरादाबाद से उसको बोलना शुरू किया, भाई तू टाइम पे नहीं जाएगा। 50-60 लोगों में मैं अकेला था जो इस बात को बार बार ड्राइवर कंडक्टर से बोल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे तमाम के तमाम लोग मूक बधिर बैठे हुए हैं, ताकि जो है उनके मुंह में जबान ही नहीं, या कोई उनको फ्री में ले जा रहा है, एहसान कर रहा है उनके ऊपर। तो क्या आप उम्मीद रखते हैं कि पैसा दे के भी जो सवाल नहीं पूछ पा रहे, उनका टाइम भी बर्बाद हो रहा है, वो जनता कुछ करेगी? वो जनता जरूर करेगी। आप देखें तो मतलब पूरे विश्व भर में, भारत भर में भी आंदोलन हो रहा है। अभी राजस्थान के बहादुरगढ़ या क्या है, वहां पे हनुमानगढ़, किसानों ने जबरदस्त हनुमानगढ़। आंदोलन। हनुमानगढ़, जी बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। माफ कीजिएगा, मेरे को ऐसे भी ये नाम नहीं याद नहीं, रहते हैं। तबीयत आपकी नासाज है, तो और कितना पढ़ेंगे? मैं आपको इतना एजेंडा ये पकड़ा देता हूँ, इसी को पढ़ना समझना बहुत, और आपको अपने चैनल के लिए भी करना पड़ता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हनुमानगढ़ में हजारों किसान, और किसके लिए आए हैं कि भाई वही मुद्दा बाई इलाज, वही जो पहले हम लोग कल या परसों जो बात कर रहे थे कि हम्म। वातावरण खराब हो रहा है, पानी जहरीला हो रहा है। यह एक नया चीज है। पानी अंदर तो जा ही रहा है धरती के नीचे, अब 15 फीट के बजाय आपको 30 फीट गड्ढा करना है, यानी पंप को गाड़ना है। वहां पे पानी जहरीला हो रहा है। जो चीज आप बनाने जा रहे हैं, जो केमिकल चीज करने जा रहे हैं, वह खतरनाक हो रहा है, क्योंकि लेकिन वह मुनाफे के लिए तथाकथित रूप से देश के जीडीपी के लिए हो रहा है। लेकिन छोड़िए, बाकी ना, जनता खड़ी हो रही है। जनता के जो लीडर हैं वह दुम दबा के छुपे हुए हैं, उनको हटाना है। वो लीडर लीडर नहीं है, वह वास्तव में धूर्त है, मक्कार है, और उसी विपक्ष का हिस्सा है जिसको कांग्रेस अभी लीड कर रहा है। जी। चलिए अब रुक कर लेते हैं ट्रंप महान से जुड़ी हुई खबरों का, और पहला जो अपडेट यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, वो क्या 79 साल की उम्र में एक बंदा स्क्रीन पर जब अपने ही ऑफिस में काम करने वाली 28 साल की महिला को देखता होगा, तो क्या उसके अंदर से चीजें निकल के आती होंगी। वो कल लगा कि ट्रंप के अंदर से निकल कर बाहर आ गई है पेंसिल्वेनिया की रैली में। कहने लगा कि उसके होठ बड़े खूबसूरत हैं सर। ट्रंप का घिनौना चरित्र हम सबको मालूम है, और ये पहली बार नहीं बोल रहे हैं। ये तो मान लीजिए कि वहां कर रहे हैं, जनता ताली भी बजा रही है। कभी अपने एयरफोर्स के जहाज में जा रहे थे, मतलब ट्रांसपोर्ट जहाज में, उसमें भी कहा था कि जब बोलती है तो मशीन गन की तरह वो बोलती है, उनके होठ इस तरह चलते वगैरह चलते हैं। तो ये भद्दे लोग हैं, और मैं कहूंगा कि वहां की संस्कृति जो हमारे संस्कृति से कुछ अलग है। कम कपड़े पहनना, वस्त्र पहनना, खुलेआम में बोलना, धर्म को, अपने ही धर्म को खुद लोग गाली देते हैं, हमारे यहाँ कहने से भी हंगामा हो जाएगा वगैरह वगैरह। हम्म। इसके बावजूद इस तरह की टिप्पणी, वह भी वहां के राष्ट्रपति द्वारा, बिल्कुल शोभनीय नहीं है, घृणित। जी। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जितने तमाम नेताओं पे मैंने अध्ययन किया है, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, कभी भी, जैसे वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, 28-30 साल की उम्र है सारी, मेरा छोटा भाई है, ये लोग बेटा कहते हुए, जैसे 79 साल के हैं ट्रंप, बेटी कहते हुए क्यों शर्माते हैं ये लोग? इनको, इनके दिमाग में कहीं ना कहीं मतलब अजीबोगरीब ख्वाब है, और कहीं ना कहीं ये फैंटासाइज भी करते होंगे। नरेंद्र मोदी का हमें पता है, अधिकांश बलात्कारियों का पता है। लेकिन हमारे से साधारण लोगों को जब हम मिलेंगे, देखेंगे, हमारे समाज में मिलते हैं, तो बेटी कहने में, बहू कहने, बहू तो शायद ही ये बेटी ही हम कहते हैं, या बहन कहने में हमें शर्म झिझक नहीं होती, क्योंकि हमारे मन में उस तरह के कई लेयर नहीं है जो अंदर के में बिल्कुल घृणित चीज भरा हुआ है। हम लोग इनके तुलना में सही मायने में इंसान है। भले ही उतना नहीं है कि हम विद्रोह कर सके, एक साथ जुड़ सके, लेकिन फिर भी हमें अपने आप पे गर्व हो ना हो, हम इन लोगों से बहुत बेहतर हैं। और मैं अपने सुनने वालों से कहना चाहूंगा कि इनके पीछे दौड़ने का, इनकी तालियां बजाने का, चाहे वो धर्म का नेता हो, संस्कृति का हो, पॉलिटिकल हो,
आर्थिक हो, जो भी नेता हो, इनके पीछे मत दौड़ो दोस्त। अपने आप को, खुद को देखो, अगल बगल के लोग देखो, हम लोग बेहतर इंसान हैं। जी। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अमेरिकी मीडिया आजाद है और तभी ट्रम्प कह रहे हैं कि सीएनएन को बंद करवा दो? कहते हैं कि हमारे खिलाफ बोल रहा है, और मेरे विचारधाराओं का खिलाफ। इनका विचारधारा तो लूट है। वेनेजुएला का उदाहरण है, जो गाजा पट्टी में हो रहा है वो उदाहरण है, वेस्ट बैंक में हो रहा है वो सब उदाहरण है। हर जगह से लूटने की बात है, और इनके खिलाफ यदि सीएनएन कर रहा है तो इसको विरोध कर रहा है। यानी इन लोगों को मीडिया, सोशल मीडिया से बहुत ही डरते हैं ये लोग। घृणा ही नहीं, डरते हैं ये लोग, किसी भी विरोधी आवाज से डरते हैं। और यही है कि दो चेहरा होने के बावजूद ही रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स वैसे लड़ रहे हैं जहां कांग्रेस बीजेपी लड़ रही है, टोरीज और उधर के लेबर पार्टी लड़ रहे हैं आपस में। हालांकि वहां पे लड़ाई कम है, लेकिन जहां भी तेज है उसी सत्ता के लिए मालिक एक होने के बावजूद जो उससे मिलता है। आज मैं देख रहा था कहीं पे शोर मच रहा है कि बीजेपी वाले एक ही समय में, बड़ा ही महत्वपूर्ण है हम सब जानते हैं, लेकिन एक ही समय में बीजेपी के नेता, एमएलए, एमपी, जो मिनिस्टर है, वह पेंशन भी ले रहा है और वेतन भी ले रहा है। बिल्कुल पहले सही। एमएलए एमपी था, इससे वो पेंशन ले रहा है, और अभी बना है वेतन ले रहा है। हम्म। और हम लोग का पास किया अनाज। जी। आप सही कह रहे हैं। अगली खबर ले लेते हैं सर। आपने टूरीज और तमाम लोगों का जिक्र किया, तो स्टारमर हूँ, मर्ज हूँ, और आपका मैक्रो हूँ, ये सब के सब यूक्रेन के लिए 40 मिनट तक ट्रम्प से बात कर रहे हैं। यानी जेलेंस्की जो है, बंदा तो कमाल का है, लगा देता है काम पे। जेलेंस्की तो कमाल का है कि उसके अंदर में यूक्रेन है, जहां अनाज का बहुत बड़ा बढ़िया खेती है, और बहुत सारे वहां के अभी भी लेबोरेटरीज बने हैं, तैयार हैं। चाहे वह पावर प्लांट के हों, या केमिकल के हों, या न्यूक्लियर संवर्धन वाले हों, बहुत सारे। इसलिए जेलेंस्की कमाल नहीं, कमाल यूक्रेन है। ये बहुत महत्वपूर्ण देश है, और हम्म। जियोग्राफिकली भी देखें तो बड़ा महत्वपूर्ण है रशिया पर दबाव डालने के लिए। और वह एंट्री बनता है यूरोपियन यूनियन की ईस्ट से होते हुए, जब ये पूरे यूक्रेन से होते हुए रशिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जहां तक तीनों हैं, मैं कह नहीं सकता कि गांधी के तीन है, मजाक में कह सकता था बंदर है, क्योंकि गांधी के तीन बंदर अच्छे चीज के लिए कहा गया था कि बुरा मत देखो, ना सुनो, ना बोलो, वगैरह वगैरह। तो लेकिन ये तीनों जो है सो बिल्कुल मजाक के पात्र हैं, दयनीय है। और हम्म। 40 मिनट तक बात कर रहे हैं उस करके, तो सब बातचीत यही होगा कि किस तरह से वहां का। देखिए, सारा युद्ध जो आजकल बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं पूरे विश्व भर में, वह विश्व के बाजार के पुनर्वितरण के लिए, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो रहा है। अमेरिका का हम्म। कब्जा यहाँ पे है, उसमें रशिया कुछ चाहता है, रशिया का कब्जा चीन का है तो उसको अमेरिका चाहता है, यूरोपियन यूनियन को बाहर कर रहे हैं लोग। इससे बड़ी ही परेशानी हो रही है। आपको याद ही होगा कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है अभी, चीन पहुंचे मैक्रो। हुए थे, मैक्रो चीन पहुंचे हुए थे। और ये भाग तो उनकी है कि भाई हमें भी कुछ हिस्सा दो। और जो बेनिन में जो तख्ता पलट हुआ और घंटों में उसको फिर से वापस किया गया नाइजीरिया के मदद से, इनकी सेना और हवाई जहाज जो है वह बुर्किनो फासो के ऊपर से गया, को फोर्स लैंडिंग में पकड़े हुए गए थे लेकिन छोड़ दिया गया। तो कैसे इनके चमचे हर जगह हैं और दिन रात इसी में लगे रहते हैं कि हमारा जो मुनाफा, हमारा जो लूट है, हमारा जो हिस्सा है उसमें उसको बढ़ाया जाए। यह लोग बड़े ही, मतलब एक तरह से कहें तो व्यथित और दुखी लोग हैं। इनको पता नहीं नींद कैसे आती होगी बिना इंजेक्शन और दवाई के। एलोन मस्क भी दवाई खाता है ना अपने मानसिक तंत्र को मजबूत रखने के लिए, स्थायी रखने के लिए। जी। जब खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्रम्प ये कह रहे हैं कि भैया रशिया बड़ा देश है, तुम नहीं लड़ सकते उसके सामने, तुम्हें एक दिन बड़ी शक्ति के सामने हारना पड़ेगा। बावजूद इसके ऐसी खबरें आ रही हैं कि काले सागर में यूक्रेन रूस को नुकसान पहुंचा रहा है, सेंट पीटर्सबर्ग में सीधे मार्केट पे हमला करके लोगों को मार दे रहा है। तो डर कहाँ रहा है, कमजोर कहाँ पड़ रहा है यूक्रेन? देखिए, कुछ टेररिस्ट एक्ट कर देना अंदर में हाल फिलहाल में हुआ था, मॉस्को में भी हुआ था, दूर दराज क्षेत्रों में भी हुआ था। खास खास जगहों पे ड्रोन भेजना, और यह जो आप कह रहे हैं इसमें ब्लैक सी में वहां पे, तो उसमें ये चौथा उनका फ्यूल टैंक है जिसको इन्होंने मारा करके। और उसी के साथ साथ भाई द वे बता दूं कि इमिडिएटली वह ब्रिटिश उनका टोही विमान आया था और उसके आसपास मंडरा रहा था, और जब मारा गया तब जब वापस गया, यानी उसको गाइड कर रहा था। ये जो था यहाँ से चला था उड़ीसा से कहीं, इनका यूएवी या जो भी था चलते हुए, उसको उस गाइडेंस के तहत उस शिप के ऊपर लाया गया और मारा गया। तो इसका मतलब यह नहीं है कि यूक्रेन जीत रहा है। हाँ, निश्चित रूप से रशिया को कमजोर कर रहा है, क्योंकि इनके जितने भी तेल के ठिकाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें पूरी कोशिश कर रहा है
और इसके बावजूद कि मान लेते हैं कि 10 से 15 प्रतिशत ही सफलता मिल रही, लेकिन 10% रूस के चीजों को बर्बाद कर देना आसान नहीं है। अब खुलेआम कह रहे हैं कि हम अंदर नहीं घुसेंगे। हाँ, जहां तक है, एक कुपियांस्क यानी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, वहां पे हल्का सा यूक्रेन के काउंटर अटैक के कारण जितना उन्होंने कब्जा कर लिया था, आई थिंक पुतिन ने खुद ही बोला था कि उस पर कुपियांस्क हमने कब्जा कर लिया है, बड़ा महत्वपूर्ण था, जो कि 2 वर्ष पहले लोग हटे थे। उसका फिर से 50 से 60% यूक्रेन की तरफ चल गया है। लेकिन बाकी साउथ जापोरिजिया उत्तर में जहां तक है, सुमी क्षेत्र में है, हर जगह रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें खुलेआम नजर आ रहा है कि रूस जीत रहा है। जी। चलते चलते दो अपडेट आपके सामने और रखना चाहता हूं। ओमान में भारत भी अपना ठिकाना बनाना चाहता है, अड्डा बनाना चाहता है। चाइना भी आ गया है कूद के, नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है। लेकिन उसी के साथ एक खबर और चल रही है कि रूस ने चाइना के हक में अपने फाइटर जेट उड़ा दिए हैं। जापान और साउथ कोरिया टेंशन में आ गए हैं। ये दोनों जो खबरें हैं, इनकी क्या सच्चाई है सर? देखिए, रशिया का चीन के साथ या भारत के साथ भी होता रहता है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। और ये जापान के साउथ में यानी उसी में इनका काफी नेवल एक्सरसाइज होते हैं, इतने भारी मात्रा में करते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि रशिया एक तरफ युद्ध लड़ रहा है और दूसरी तरफ अपना नेवी को जहां तहां दौड़ा रहा है। इसको जहां आना चाहिए था पूरे ब्लैक सी में भर दे। हालांकि ब्लैक सी में रखना उतना आसान में नहीं है, क्योंकि उसमें यूएवी का ड्रोन्स वगैरह आके, इनके पास एंटी शिप मिसाइल्स भी है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खैर, उसके इमीडिएटली बाय द वे जब ये खत्म हुआ, तो जापान अमेरिका के साथ आके फिर अपना एक्सरसाइज कर रहा है। यानी दोनों एक दूसरे को, जो पहलवान दो होते हैं ना दूर दराज पुल के, एक तरफ ये अपना ताव लगा रहा है, दूसरी तरफ वो कर रहा है, सब कर रहे हैं। जहां तक ओमान की बात है, जी। ओमान में चीन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और जहां जहां भी ओमान में या विश्व के अन्य जगहों में चीन का इन्वेस्टमेंट होता है, धीमे धीमे चीन अमेरिकी रास्ते पे जा रहा है कि वहां के सुरक्षा के लिए उनसे बात करके बहुत भारी मात्रा में कर्ज देता है। नहीं होता तो कहता भाई ये वाला पोर्ट हमें थमा दो, हम टेम्परेरी रूप में इसका काम करेंगे। इनके जहाज अभी भी जाते हैं, इनके मर्चेंट शिप के अलावा इनके नेवी के शिप जाते हैं। लेकिन अब वो परमानेंट अपने करना चाहता ताकि दूसरे ना आए, उसका एक्सटेंशन हो, या दूसरे आते हैं तो इनकी मदद से जाए। और यदि भारत जाना चाहता है तो इसमें निश्चित रूप से अमेरिका का भी इनडायरेक्टली हाथ होगा। ऊपर से जो भी होता ना तनी, अमेरिका का भी हाथ होगा, इसराइल के मोसाद का भी हाथ होगा। और ओमान से कहा जा रहा होगा कि भारत को भी दो, ताकि वहां पे नेवल बेस बने भारत का। और भारत का नेवल बेस बनना का मतलब है कि वहां पे इसराइल भी पहुंचेगा, अमेरिका भी पहुंचेगा, बाकी अरब कंट्रीज तो जितने भी उसके लीडर है, 1-2 देशों को छोड़ दे तो किस तरह से चमचे हैं अमेरिका इसराइल को पता है हमें। जी। बहुत शुक्रिया सर। बहुत कम शब्दों में आपने बहुत बड़ी सारी जानकारियां दी, और आप हमेशा वक्त निकाल लेते हैं। बहुत शुक्रिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।